नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और एपिसोड में जिसको हम और डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा कहते हैं द रेड माइक पाठशाला। पाठशाला के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का दिन खास है क्योंकि झारखंड में तो सेकंड फेज के चुनाव हो रहे हैं। पूरे के पूरे महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं 288 सीटों पर। 36 जिले हैं। लंबा चौड़ा सीन है और महाराष्ट्र में कौन हारेगा कौन जीतेगा आप तो देख ही रहे हैं कितना बवाल हो रहा है। कैश फॉर वोट्स भी हो गया अब तो महाराष्ट्र में। तो कार्तिकेय बत्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत। पहले तो आप एक प्राइमर दे दें स्टेट के बारे में। ये क्यों मान के चलें कि सब जन सब कुछ जानते ही है महाराष्ट्र के बारे में। कितनी सीटें हैं, कितने जिले हैं, सीटों का प्रारूप क्या है। द फ्लोर इज योर्स। थैंक यू संकेत। आपने जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं हम लोग 288 सीटें, 36 जिले, बहुत बड़ा राज्य है। मतलब अगर आप लोकसभा में देखोगे तो यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें इस राज्य से आती हैं। एंड इज वन ऑफ द बिगेस्ट असेंबली। मतलब यूपी 400 का है, बट अगर हम बंगाल महाराष्ट्र को देखें तो ये 250 से काफी ऊपर। इसके अलावा पहले ज्वाइंट आंध्रा हुआ करता था, बट अब वो क्योंकि बट गया है तो वहां सीटें कम हो गई हैं। बट 250 से ऊपर का ये हाउस है, 288 सीटों वाला। और बहुत अलग अलग तरह के इलाके हैं महाराष्ट्र के बारे में। जब हम बड़े हो रहे थे तो सोचते थे तो लगता था कि मुंबई, बट द ट्रूथ कैन नॉट बी फार्दर अवे देन दैट। क्योंकि महाराष्ट्र में इतने वेरिएशन हैं कि इसको आप एक राज्य नहीं, इसको आप 2-3 यूरोपियन कंट्रीज मान लीजिए। तो अलग अलग राज्य, अलग अलग इलाके की अलग अलग तासीर है और अलग अलग पॉलिटिक्स है। और महाराष्ट्र में इस बार तो चुनाव ऐसा हो रहा है कि इलाका भी नहीं, हर सीट की अपनी तासीर। जैसे कि अभी आप बता रहे 288 में 54 रिजर्व सीटें हैं, 25 एसटी, 29 एससी। तो ऐसे इलाके हैं जो बॉर्डर लगते हैं अलग अलग राज्यों के, जहां पर ये एसटी सीट्स आती हैं, और जो एससी सीट्स हैं वो अलग अलग इलाकों में। तो ब्रॉडली 5 रीजन्स है महाराष्ट्र में, अगर हम बात करें उस हिसाब से। इसमें अगर आप देखें तो ये जो हरी पट्टी है ये थाने, कोंकण, मुंबई, इसको मिला दे 75 सीटें यहाँ से आती हैं। जो ये पीला वाला हिस्सा है ये वेस्टर्न महाराष्ट्र, यहाँ से 58 सीटें हैं। नॉर्थ महाराष्ट्र जो गेरुआ है वो 47, और फिर मराठवाड़ा गुलाबी में 46, और विदर्भ जो हल्का बैंगनी रंग है वो 62। तो इसको हम बांट रहे हैं, आप खुद सोचिए कि साइज वाइज, कॉम्प्लेक्सिटीज वाइज ये कितना डाइवर्स है। बहुत बड़ा है बिल्कुल। और यहाँ पर मुझको खुद मुंबई हो या पुणे हो या फिर नागपुर, गढ़चिरौली, ये सब वाला इलाका हो, विदर्भ हो, यहाँ पर जाने का एक सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो एक लोगों के मन में क्या है उसका एक एक भांपने का प्रयास जरूर किया। अच्छा, महाराष्ट्र विचित्र है, आप जानते हैं, और खास तौर से अभी जो उसकी हाल फिलहाल की राजनीति है, पिछले 5 साल में सारी पार्टियां पावर में भी रह गई, सारी पार्टियां विपक्ष में भी रह गई। तो ये 5 साल में 10 साल के मजे महाराष्ट्र के नेताओं ने लिए हैं। अब चुनाव होने वाला है और कई सारी पार्टियां विभाजित हैं। कौन किस मीटिंग में था, किसने तोड़ा, जोड़ तोड़, वो मसला सब अलग। लेकिन ये जो रीजन्स हैं, इन रीजन्स के बारे में अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें कि देखिए, इन टर्म्स ऑफ वेटेज 62 सीटें हैं विदर्भ में, लेकिन उसका क्षेत्रफल देखिए कितना ज्यादा है। करेक्ट, क्योंकि डेंसिटी कम है, डेंसिटी ज्यादा थाने कोंकण के इलाके में। मतलब मुंबई में अपने आप में बहुत सारी सीटें हैं जो मुंबई का इलाका है, 25 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 25 के आसपास है। तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि कॉन्फ़िगरेशन असेंबलीज का अलग अलग है। जैसे आप बात करते हैं विदर्भ की, तो विदर्भ इज ड्राउट प्रोन, हमें लगता है यहाँ पे डेवलपमेंट इश्यूज बहुत स्ट्रांग है। यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग होती है, बिकॉज एससी एसटी पॉपुलेशन काफी अच्छी संख्या में है, 30% आई थिंक मिला के बनता है। फिर आप आते हैं जो यहाँ पे किसानी के मुद्दे काफी स्ट्रांग रहते हैं। जो पिंक वाला इलाका है, जो गुलाबी इलाका है, जिसे मराठवाड़ा कह रहे हैं, यहाँ पे मराठा आरक्षण का इशू है, लेकिन यहाँ भी किसानी का इशू है। जो जरंगे पाटिल है मराठा, वो यहीं से आते हैं, और यहाँ पे किसानी का भी मुद्दा है। तो 2 क्रॉप्स के नाम चल रहे हैं इस समय, सोया और कपास। मैं महाराष्ट्र खुद नहीं जा पाया क्योंकि मैं झारखंड में व्यस्त था, लेकिन जब मैंने लोगों से बात की वहां पे जमीन पे, तो सोया और कपास का मुद्दा चल रहा है। और कई एनालिस्ट आपके शोज पे भी आके बोल चुके होंगे, बट ये इन 2 रीजन्स में मोस्टली, मतलब पिक्टोरली अगर समझना हो तो। फिर हम आते हैं नॉर्थ महाराष्ट्र। हाँ प्लीज। हाँ, नहीं नहीं, बोलिए ना, प्लीज कंप्लीट कीजिए। नॉर्थ महाराष्ट्र ट्राइबल इलाका ज्यादा है, यहाँ तकरीबन 25% एसटी पॉपुलेशन।
तो अगर आप इस इलाके की बात करें, यहाँ पर भी जो रूरल डिस्ट्रेस है वो मुद्दा है। और यहाँ पे क्योंकि ट्राइबल एरिया है तो उनके स्पेसिफिक इश्यूज हैं। जो ये पीला वाला इशू हिस्सा है, यहाँ ये एनसीपी का गढ़ माना जाएगा, मराठवाड़ा और ये में। बट मोस्टली ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे गद्दारी का इशू चल रहा है अजीत पवार जी, शरद पवार जी के बीच। यहाँ पे शुगर केन की क्रॉपिंग, ये एरिया कर्नाटका से लगता है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं रिसोर्सेज के लिए टसल रहती है फैमिलीज के बीच। एक ही फैमिली या दो ही फैमिली वो मेडिकल इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, स्कूल भी चला रहे हैं, उनकी जमीनें भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं मतलब कार्टल्स इस इलाके में ऑपरेट करते हैं। अगर कार्टल तो मैं नहीं कहूंगा, बट देर आर दीज स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इकोनॉमिक एलीट हु ऑपरेट इन। एंड देन फाइनली थाने कोंकण मुंबई, क्योंकि अगर मैंने मिला दिया है 75, तो ये शिवसेना का गढ़ हुआ करता था और अब शिवसेना बट गई है, तो यहाँ के डायनामिक्स भी काफी डिफरेंट होंगे। बट यहाँ पे शिवाजी का जो मुद्दा है, जो इमोशनल प्लस जो गुजरात महाराष्ट्र का जो इशू है कि प्रोजेक्ट्स ले जाए जा रहे हैं क्योंकि अर्बन एरियाज इस इलाके में आते हैं, फिर अर्बन गवर्नेंस के मुद्दे हैं, धारावी का इशू है इस इलाके में। तो जैसे कि आपने शुरू में कहा था, कॉम्प्लिकेटेड है और हर हिस्से के अपने अपने इश्यूज। तो ये एक छोटा सा प्राइमर था। बिल्कुल। अब आइए अगले ग्राफिक के बारे में बात करते हैं कि तो बता दूं मैं एक बात और, हाँ, हर इलाके में पार्टीज भी रेलेवेंस अलग अलग। करेक्ट। जो जैसे विदर्भ का इलाका है, वहां कांग्रेस बीजेपी ज्यादा आपस में आपको दिखेंगी, वहां पे शिवसेना भी है, जैसे एनसीपी बहुत कम होगी। इस पर आते हैं एनसीपी वापस जाते हैं अगर हम पिछले वाले पे। तो जैसे विदर्भ में आपको देखेंगे कि बीजेपी कांग्रेस ज्यादा रहेगा। मराठवाड़ा में सभी आ जाते हैं, शिवसेना भी है, एनसीपी भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। जो ऑरेंज वाला इलाका है, जो नॉर्थ महाराष्ट्र, उसमें भी कांग्रेस बीजेपी का स्ट्रॉन्ग रहता है, हालांकि शिवसेना भी है। हर जगह हर पार्टी का थोड़ा बहुत तो रहता है, पर मैं मेन बता रहा हूँ आपको। पिंक वाला जो इलाका है, वहां एनसीपी बीजेपी की टक्कर रहेगी और एनसीपी शरद पवार अजीत पवार की टक्कर रहेगी। ऑफ कोर्स कांग्रेस भी कुछ सीटें वहां लड़ेगी, ऑफ कोर्स शिवसेना भी कुछ सीटें वहां लड़ेगी। और थाने कोंकण जो एक समय पर कांग्रेस वर्सेस शिवसेना हुआ करता था, फिर बीजेपी आई और अब शिवसेना दो में बट गई है। तो यहाँ पर भी सब तरह की पार्टियां हैं, बट ये मिजाज है। अब अगर हम अगले वाले पर आए, जो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफिक था जी, तो इसमें हम दिखा रहे हैं कौन सी सीटें जो हैं वो कौन से प्रकार की, मतलब जो रिजर्व सीटों का आप देख रहे हैं, पीला वाला इलाका वो मेजॉरिटी है ऑफ कोर्स भाई, 234 सीटें जनरल 288 में से, तो ये ज्यादा वही रहेगा। जो एसटी सीटें हैं वो उस इलाके में विदर्भ जहां अभी आप होकर है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, गढ़चिरौली जैसा इलाका एक समय पर नक्सलवाद के लिए पॉपुलर था, अनपॉपुलर था रादर आई वुड से। तो ये फॉरेस्ट का एरिया लगता है इसमें, इस वजह से ये एसटी रिजर्व है। और जो नॉर्थ में जिसका मैं जिक्र कर रहा था, नॉर्थ महाराष्ट्र में, जिसमें नांदुरबार है, जिसमें धुले है, जिसमें जालना है, तो ये जो है ये इलाका जो है ये एसटी है। और जो एससी है वो विदर्भ की तरफ ज्यादा है, बट वो स्कैटर्ड पूरे राज्य। बिल्कुल। और बाकी तो रंग आप देख ही रहे हैं, जनरल कैटेगरी के रंग, और जहां की डेटा नहीं है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि इन्हीं के हिसाब से राजनीति भी होती है, बहुत सारे फैक्टर्स इसी के हिसाब से चलते हैं। एक करेक्शन, मैंने जालना बोला, मुझे जलगांव बोलना चाहिए था, माफ कीजिएगा। नांदुरबार, धुले और जलगांव नॉर्थ। सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। सॉरी। आइए अब क्षेत्रों के बारे में बात कर लें। इन क्षेत्रों में कौन सी आबादी कितनी है, जो मैप के माध्यम से आपने देखा था, अब ये और ज्यादा विस्तार से उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर बत्रा। जैसा कि मैंने कहा संकेत, विदर्भ में 30% लगभग एससी एसटी, ये सब 2011 का आंकड़ा है। तो एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से सेंसस करवाया जाए, क्योंकि हम 14 साल पुराना आंकड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे लगता नहीं है कि ये किसी भी तरीके से किसी भी एनालिसिस के लिए सही है, चाहे वो इलेक्शन एनालिसिस एक चैनल पे हो या वो एनालिसिस किसी पॉलिसी का हो, उसकी एफिकेसी को मेजर करने के लिए। तो एक बार फिर इस पर हम मुद्दा बनाएंगे, चर्चा करेंगे। तो 30% विदर्भ एससी एसटी। उस नॉर्थ महाराष्ट्र में देखिए ट्राइबल जो मैंने कहा था तकरीबन 25% एसटी है, मतलब 23.25%। और अगर आप एससी में देंगे तो 32%। तो ये नॉर्थ और विदर्भ। और इंटरेस्टिंगली यहाँ कांग्रेस ने अच्छा किया था अभी पीछे लोकसभा में, बिकॉज यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो जो संविधान वाला मुद्दा था वो चल गया था। तो अगर एसटी एसटी देखिए आप, ये दोनों में एरियाज में 30% के ऊपर, मतलब काफी बड़ा चंक है। फिर आप देखें अगर मराठवाड़ा में एससी 16% है, 4% एसटी। थाने कोंकण मुंबई में 13% है, मिला के अर्बन एरियाज है, वहां पे एक्सपेक्टेड ही है। और वेस्टर्न महाराष्ट्र में एसटी बहुत कम है, एससी 13% है। तो ये हो गई कास्ट वाइज ब्रेकअप। अब मराठवाड़ा में ऑफ कोर्स मराठा भी बहुत है,
मुस्लिम्स अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मराठवाड़ा और थाने कोंकण की बेल्ट में है, नॉर्थ ऑफ 15%। और मराठवाड़ा में अगर आपको मतलब अगर आपने मैप समझा हो ठीक है, तो औरंगाबाद भी आता है, तो वहां पर एक काफी ठीक ठाक कॉन्सेंट्रेशन है मुस्लिम आबादी। विदर्भ में 9% है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में 8%, नॉर्थ महाराष्ट्र में 10%। तो ये जो शरद अजीत पवार जी को अपना मुस्लिम वोट इंटैक्ट रखना है, उसका कारण यही है कि जहां जहां वो सीटें लड़ रहे हैं वो ट्रेडिशनली एनसीपी मराठा प्लस मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर चली, चाहे आप वेस्टर्न महाराष्ट्र में देखें चाहे आप मराठवाड़ा में। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। मैंने बुद्धिस्ट इसलिए डाला है क्योंकि आप देखिए विदर्भ में 13% बुद्धिस्ट है। यहाँ पर ना वो जो दलित पॉपुलेशन का बुद्धिज्म की तरफ रुझान है, ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है महाराष्ट्र। तो इस वजह से 6% उसके पूरे राज्य पीछे की की एक आबादी। बहुत भारी वजह भी है ना। Correct. अब जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, विदर्भ एक ऐसी भूमि रही है विच इज वेरी डियर टू द एससी कम्युनिटी दलित ऑल्सो, मूवमेंट, दलित्स के yes. लिए जी, दलित मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी रही है। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपने बोला, क्योंकि पॉलिटिक्स पर भी इसका असर होता है। बिल्कुल होता है। तो ये मोटा मोटा डेमोग्राफिक्स है इस इलाके का, ठीक है, पूरे मतलब पूरे राज्य। आइए आइए अब बात करते हैं कौन जीता कौन हारा 2000 नतीजे ये आपके सामने हैं 2014 और 2019 के मैप। तो आप देख सकते हैं कि 2014 में मैप कितना ज्यादा बीजेपी था, और वो रंग आप अलग अलग देख रहे हैं, एनसीपी के, कांग्रेस के, शिवसेना के। एसएचएस जो नीचे लिखा हुआ है वो शिवसेना है। और उसके बाद फिर शिवसेना और बीजेपी क्योंकि सत्ता में थे, साथ थे, इस वजह से वो सरकार बना ले गए। 2019 में गणित बदल गई और मैप भी बदला। तो इस बदले हुए मैप के बारे में थोड़ा सा बताएं। 14 एक बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन था संकेत, क्योंकि कोई अलायंस नहीं था किसी के बीच। चारों पार्टियों ने अपना पूरा पूरा दम दिखाया, सारी सीटों पे लड़ेंगे। एक एंटी यूपीए वेव थी, प्रो मोदी वेव थी। 14 का लोकसभा इलेक्शन जस्ट खत्म हुआ था और उसमें फिर बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और गठबंधन बना चुनाव के बाद, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। ट्विस्ट ये था कि जब सरकार इनकी बननी थी तो ट्रस्ट वोट में शिवसेना ने सपोर्ट नहीं दिया, बिकॉज इनका कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं बैठा। तो किसने सपोर्ट दिया? शरद पवार जी। शरद पवार जी bailed out the BJP government in 2014 in the trust vote. बिल्कुल। तो आज हम कुछ भी कह लें, बट महाराष्ट्र में एवरीबडी हैज बीन इन हैंड इन ग्लव विद एवरीबडी एक्सेप्ट मे बी कांग्रेस बीजेपी। तो खैर ये इसमें आगे हम आगे डेटा देखेंगे पूरा कि कैसे बीजेपी एक शानदार आंकड़ा लाती है। मतलब मेजॉरिटी नहीं क्रॉस कर पाती खुद से, बट इतना ले आती है कि कंफर्टेबली वो आगे रहती है और शिवसेना के पास कोई ऑप्शन नहीं होता बट टू फॉर्म एन अलायंस विद देम, चाहे वो करते उसको 5-6 महीने बाद है। तो 14 में बीजेपी 122 सीटें लाती है 28% वोट के साथ, कांग्रेस 42 18% वोट के साथ, शिवसेना 63 19.19%, एनसीपी 41 17% और अन्य 20 ये लाते हैं टोटल 18% के आसपास का वोट। दिस इज 2014। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, एक्सेप्ट बीजेपी जो कि एक मोदी लहर पर चढ़ी हुई थी उस समय, कहीं ना कहीं ये बाकी सारे पार्टीज के बेस वोट का एक इंडिकेटर कि कांग्रेस और एनसीपी अपने लोएस्ट के बावजूद 35% वोट लाए टुगेदर, हालांकि वो अलायंस में नहीं थे। शिवसेना सब सीटें लड़के भी 19% वोट लाई बिना बीजेपी, और बीजेपी अपना कोर और जो स्विंग आया था मोदी जी की वजह से उसके से 28% वोट। तो ये जो तीन पार्टियों के लिए खासकर है ना, ये एक अच्छा इंडिकेटर है कि कुछ भी हो जाए कांग्रेस एनसीपी शिवसेना कितना वोट ला सकती थी यूनाइटेड इन अ प्री 2022 महाराष्ट्र। बिल्कुल। अब 19 में क्या होता है, द रीअलाइनमेंट्स हैपन, बीजेपी शिवसेना का अलायंस है, कांग्रेस एनसीपी का अलायंस है। 19 का टैली एक बार दिखा दें। बाइपोलर हो गया फिर से, वो जो मल्टीपोलर था। ऐसे में आप देखिए बीजेपी अंडर परफॉर्म्स 105 और शिवसेना 56। तो बीजेपी की डाउन होती है 17 सीटें और शिवसेना की डाउन होती है 7 सीटें, और इनका कंबाइंड वोट शेयर जो 46-47% था 14 में, वो 42 है। यूपीए का आप देखिए जो 35% था कंबाइंड, हालांकि लड़े अलग थे 14 में, वो अब 32.5 के आसपास है, लेकिन उनकी सीटें बढ़ जाती हैं। अगेन हरियाणा याद करिए, वोट शेयर सीट शेयर, टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। 14 में एनसीपी कांग्रेस का कंबाइंड वोट शेयर है
तकरीबन 35%। एक बार और इसके पिछले ग्राफिक पे जाते हैं ताकि और अच्छे से ये बात समझ में आए। हाँ, ये देखिए 35% वोट जो शेयर डॉक्टर है। बत्रा कहना चाह रहे हैं, मैं अगर डॉक्टर बत्रा आप इजाजत दें, मैं जरा दर्शकों को बता दूं कि यहाँ बात क्या हो रही है। आप जरा बीजेपी का अपना अकेले का टैली देखें, वो है 27.8% वोट शेयर का 2014 में, जिसपे 122 सीटें आ गईं। विदर्भ में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इससे भी एक पहले अगर आप जाएं तो मैप के माध्यम से भी आपको समझ में आ जाएगा। एक थोड़ा सा और पीछे जो वो दो मैप्स हैं 14 और 19 के, अब आप ये देखें तो कैसे 2014 में वो जो विदर्भ वाला इलाका था जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधे सीधे टक्कर होती है, आप देख रहे हैं वहां कैसे पूरी तरीके से एक बीजेपी वेव, बीजेपी लहर, अधिकांश सीटें वहां से आई और फिर बाकी सीटें और जगहों से। ये चीज 2019 में पलट गई, बदल गई। आप देखिए वापस कांग्रेस ने सेंध मारी। और अब आते हैं वोट परसेंटेज पर 2014 के। 2014 का वोट परसेंटेज जो अभी डॉक्टर बत्रा बता रहे थे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वजह से इस पे थोड़ा सा समय दे रहे हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। बीजेपी 27.8% पर, शिवसेना 19.3% पर। इसको जोड़िए तो कितना होगा? इट विल बी अबाउट 38-39%, और ज्यादा ही होगा इनफैक्ट। किसको जोड़ रहे हैं आप संकेत? नहीं, और ज्यादा होगा, सॉरी मेरी मैथ्स बहुत पुअर है। बीजेपी और शिवसेना को जोड़ रहे हैं 27.8 और 19.3 को अगर आप जोड़ते 47.1, हैं तो 47.1। 47% आपका वोट शेयर हो जाता है, 47%, यानी कि इतना था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और एनसीपी के 17.9, 18 मान लीजिए, और 17.2, इनको आप जोड़ते हैं तो ये भी 35 तक जाता है, 30 क्रॉस करता है, 35 जाता है। अब आइए 2019 पर देखिए, 47 और 35, और 2019 में गणित कैसे, मतलब वोट शेयर दोनों के गिरे, 47 दोनों से के गिरे। 42 आ गए। यूपीए हाँ, यूपीए 35 साथ में नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर आप फर्ज कीजिए यूपीए माने, 35 हाँ। से 32 पर आ गए जी। अब बिल्कुल सही समझाया। अब संकेत एआई के बाद अब मैं ये जोड़ूंगा कि 47 कल मैंने चल गया है संकेत एआई, बाय द वे लोगों को पसंद आया। अच्छा, तो 47% जो एनडीए का था वो 42 हो जाता है, और उसका खामियाजा सीटों में भी दिख रहा है आपको, 185 से 161। लेकिन एनसीपी कांग्रेस का कुछ उल्टा होता है, वोट शेयर 35 से 32.5 जा रहा है, लेकिन सीटें 84 से बढ़कर 98 हो गई। अब लोग पूछेंगे कारण, कारण उसका सिंपल है। सेम सीट पर 14 में कांग्रेस और एनसीपी ने दूसरे का वोट काटा, तो कंबाइंड वोट तो उनका ठीक ठाक था, लेकिन वो सीटें कन्वर्ट नहीं हुई। अब यूपीए जब साथ में लड़ रहा है, तो चाहे उनका नॉन विनिंग सीट्स पे वोट शेयर कम था, बट विनिंग सीट्स पे इतना वोट शेयर था कि वो 98 सीट्स ले आए, केवल 32.5% वोट ला। तो ये एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है कैसे वोट शेयर एंड सीट शेयर्स कैन वो तो आपकी कंफ्यूज। बात सही है, लेकिन यहां पर एक गणित और हो जाती है ना 2024 में। ये तो हम यूनाइटेड एनसीपी और यूनाइटेड शिवसेना का वोट शेयर देख रहे हैं 14 और 19 में। इस बार सबसे ज्यादा बड़ा चुनौती ये होगी कि डिवाइडेड एनसीपी और डिवाइडेड शिवसेना में वोट कितना कितना बटेगा, किस किस तरफ जाएगा, और ऐसे में जब वोट डिवीजन होता है तब आगे कौन निकलता है, तब आगे कौन निकलता है। हमने 2024 में उसका एक उदाहरण देखा, जिसमें हमने देखा कि वो फायदा यूपीए को, इंडिया गठबंधन को, सॉरी यूपीए तो है ही मिला। नहीं, इंडिया गठबंधन को मिला। लेकिन क्या वो वही चीज इस विधानसभा चुनाव में होगी, वो हम कांट से फॉर श्योर। सॉरी, कांट आप से आगे बढ़ते हैं और आप नहीं, अपनी नहीं, बात। बिल्कुल कांट से, बिकॉज इक्वेशंस हैव चेंज्ड। इलेक्शन इज वेरी लोकलाइज्ड। एमएलए का इलेक्शन है, वो एमपी का इलेक्शन था। आप एमपी का इलेक्शन देखिए, वहां पे बिगेस्ट लूजर वाज अजीत पवार पार्टी। उसके बाद कई लोग कहेंगे उद्धव ठाकरे की पार्टी डिड नॉट परफॉर्म एज पर एक्सपेक्टेशन। एकनाथ शिंदे ओवर परफॉर्म व्हेन इट कम्स टू स्ट्राइक रेट। बीजेपी हेवीली अंडर परफॉर्म। कांग्रेस एक्सट्रीमली मतलब सरप्राइजिंगली सॉर्ट ऑफ ओवर परफॉर्म। शरद पवार जी डिड एक्सट्रीमली वेल। तो ये था लोकसभा का गणित। और अगर हम उसको असेंबली सेगमेंट्स में देखें तो तकरीबन 150 के आसपास इंडिया गठबंधन था और 125 के आसपास एनडीए था। लेकिन वो था लोकसभा चुनाव। अब है असेंबली इलेक्शन, जहां पे लोकलाइज फैक्टर्स, मैं लोगों से बात कर रहा हूं संकेत, लोग कह रहे हैं सीट बाय सीट द इक्वेशंस आर चेंजिंग।
सो मेनी इंडिपेंडेंट, सो मेनी स्मॉलर पार्टीज, इतने सारे लोकलाइज्ड इश्यूज हैं, महंगाई, बेरोजगारी, लाड़की बहना योजना जो है, बहन योजना जो है, वो तो अक्रॉस द स्टेट है। पार्टीज का जो तोड़ हुई है वो अक्रॉस स्टेट है, डिसट्रस्ट इन पार्टी सिंबल्स अक्रॉस द स्टेट है, इंडिपेंडेंस अक्रॉस, लेकिन कुछ ऐसे लोकलाइज्ड इश्यूज हैं हर सीट पे कि आप चाह कर भी उनको सैंपल नहीं कर सकते, आपको वहां जाना पड़ेगा वो समझने के लिए। फिर वही बात जो हमने झारखंड में कहा था, एक वेवलेस इलेक्शन में ये लोकलाइज फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए लोकल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, which makes this a very difficult election to call for any surveyor on the field. I did not go to Maharashtra, I cannot talk about Maharashtra, but ये मैं आपको बता सकता हूँ कि तासीर चुनाव की ऐसी बन गई है कि जो लोग सर्वेस भी करेंगे, जो हमारी भी टीम करेगी, जिसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूं बट मुझे पता है वो करेंगे, तो उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होने वाला है ये समझना कि हम कैसे सीट शेयर, वोट शेयर को सीट शेयर में कन्वर्ट करें। आइए अब रीजन्स के बारे में बात करें। एग्जैक्टली, ये आखिरी बिट जो है इसमें हम थोड़ा बाय रीजन समझाते हैं कि मराठवाड़ा जैसे बाय नेम इटसेल्फ ऐसा आपको समझ में आ गया होगा कि मराठा संख्या ठीक ठाक है यहाँ पे। तो अगर हम 14 में देखें तो 26 सीटें लाते हैं बीजेपी शिवसेना कंबाइन करके और कांग्रेस एनसीपी 17, तो कंपेटिटिव है। और 19 में भी 28 वर्सेस 16, तो काइंड ऑफ स्टैटिक है ये इलाका। 14 और 19 जब अलग अलग इक्वेशंस थे फिर भी सीटों का जो संख्या है ज्यादा नहीं बदलती। आप देखिए बीजेपी 15 का 16, शिवसेना 11 का 12, कांग्रेस 9 का 8, एनसीपी 8 का 8। ये एक चीज बताती है आपको, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां सीट बाय सीट छत्रप, वो अपनी सीट रिटेन करेंगे ऐसा। ये एक कारण है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक कारण ही। तो ये हो गया मराठवाड़ा। अब अगर हम अगले पे चले तो नॉर्थ महाराष्ट्र आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग नेक्स्ट, जो कि ट्राइबल इलाका है। नॉर्थ महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिर आप देखिए कि बीजेपी 19 सीटें लाती है 14 में, 8 सीटें शिवसेना, कांग्रेस 10, एनसीपी 8, तो 27 वर्सेस 18 का आंकड़ा है। और वो आंकड़ा 19 में लगभग इक्वल हो जाता है 22 वर्सेस 20। और 19 में संकेत एनसीपी एक्चुअली इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द यूपीए सक्सेस। आप एनसीपी का आंकड़ा देखिए, जो कांग्रेस नुकसान करवाती है अपना 10 से 7, वो एनसीपी गेन करती है 8 से 13। अब इसमें कुछ सीट शेयर का भी झोल रहा होगा, हो सकता है कांग्रेस से सीटें कम लड़ी हो, बट कांग्रेस की सीटें इस एरिया में घटती हैं, एनसीपी की बढ़ती हैं, और यहां तकरीबन 22-20 मामला क्लोज रहता है। अब हम अगले इलाके पे आते हैं, विच शुड बी थाने कोंकण मुंबई, विच इज द मोस्ट डिसाइसिव। दोनों इलेक्शन में स्वीप है, मतलब सैफरन ब्रिगेड की। बीजेपी शिवसेना 25-28, कांग्रेस एनसीपी 6-8-14 में। 19 में बीजेपी शिवसेना मिला के 56 सीटें, कांग्रेस एनसीपी जस्ट 10। लुक एट द डिफरेंस इन द वोट शेयर। 14 में बीजेपी शिवसेना कंबाइंड 53-54% वर्सेस कांग्रेस एनसीपी 24। अब बस मैं यहां पर यही बता दूं कि ये डायनामिक्स इसलिए 2024 में बदल जाएंगे क्योंकि यहां पर सडनली इंडिया गठबंधन भी अब प्ले में है। क्योंकि आपके पास भी अब एक शिवसेना का एक रूप है उद्धव ठाकरे में। अब उद्धव ठाकरे किस तरीके से थाने कोंकण मुंबई इलाके में परफॉर्म करेंगे, क्या वो डेंट मारेंगे एकनाथ शिंदे को, और उस लिहाज से एनडीए शायद उतना अच्छा परफॉर्म ना करे जितना, क्योंकि आप यहां पर देखिए जितनी अच्छी परफॉर्मेंस बीजेपी की है उससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस शिवसेना की है, यूनाइटेड शिवसेना की। तो इस वजह से यहां पर एक डिवाइडेड शिवसेना इज नेसेसरली एडवांटेज एनडीए और एडवांटेज इंडिया गठबंधन ऑल्सो। ये कह नहीं सकते। और सेम विल अप्लाई टू मराठवाड़ा, क्योंकि वहां एनसीपी अगर स्ट्रांग थी तो अब एनसीपी बढ़ चुकी है। Correct. जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे वेस्टर्न महाराष्ट्र में सेम चीज। वेस्टर्न महाराष्ट्र में जहां पर एनसीपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अच्छा, विदर्भ आया पहले, तो विदर्भ पे पहले बात कर लेते हैं। जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था वो 2014 में बीजेपी ने उनसे छीना और 44 सीटें लेकर आए 62 में से, मतलब फैंटास्टिक स्ट्राइक रेट। करेक्ट। उसके बाद अगर आप देखिए 19 में आते आते बीजेपी से हताशा होती है और वो 29 सीटों पे आ जाते हैं। शिवसेना 4 पे रहती है, कांग्रेस 10 से 15 पे चली जाती है और एनसीपी 1 से 6। तो विदर्भ स्विंग्स मतलब टुवर्ड्स यूपीए, ऑल्दो लीड अभी भी एनडीए की है। मतलब आप देखिए 14 में द सैफरन ब्रिगेड इज गेटिंग 48-11,
अब 19 में 33 to 21 और इंडिपेंडेंस भी बढ़ गए। तो विदर्भ कहीं ना कहीं नहीं मतलब चाहता है कि बदलाव हो, या फॉर व्हाटएवर रीजंस यहाँ पे बाजी पलटती है, इंडिपेंडेंस का वोट शेयर भी बढ़ता है, देखिए आप 8.25% के आसपास। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इस चुनाव में भी रहेगा। और यूपीए का वोट इंटैक्ट रहता है, 32% जो 14 में था वही 19 में है। तो गिरावट आती है बीजेपी शिवसेना, वो जो स्विंग वोटर आया था उनके पास वो अब इंडिपेंडेंस में चला जाता है। नहीं, इसमें अगर आप 2024 भी जोड़ें, 2024 लोकसभा, तब आपको पता चलेगा कि एक ट्रेंड, हालांकि ये वो एक नया डायनामिक्स हो जाता है क्योंकि वो लोकसभा और विधानसभा की वोटिंग पैटर्न जरूरी नहीं है कि एक जैसे ही हो। बिल्कुल बिल्कुल। पर यहां पर इसलिए वो जरूरी हो जाता है क्योंकि हमने इतने खंडित टूटे हुए पार्टियों को, हमारे पास चुनाव में उनके परफॉर्मेंस का एक ही पैरामीटर है और वो है 2024 लोकसभा। इस वजह से ये विधानसभा की परफॉर्मेंसेस, अब अगर आप यहां पर देखें फॉर इंस्टेंस 2000, मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र से पहले एक बार विदर्भ एक बार फिर से दिखा दें, फिर वेस्टर्न पे जाएंगे। हर जगह यूपीए में कांग्रेस को एनसीपी का सहारा, 14 नहीं लेकिन 19 में आप देखिए कलेक्टिवली इनकी सीट्स बढ़ी, तब वो संख्या अच्छी हुई फॉर द यूपीए। 15 कांग्रेस को गई तो 6 एनसीपी भी लेकर के आई जो एक पे रह गई थी 2014। तो यहां पर ये भी फैक्टर्स विदर्भ में प्ले करेंगे कि कौन सा फैक्शन, और हर जगह ये होने वाला है। आपको नहीं लगता हर जगह यही चीज होगी कि कौन सा फैक्शन, कौन सा गुट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर ले जाएगा, उसका टेस्ट। देखिए ये एक टैग टीम मैच है, दो टैग, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ देखते थे आप, डब्ल्यूडब्ल्यूई बचपन में, तो ये 3 वे टैग टीम मैच है, 3 वर्सेस 3। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये 3 वर्सेस 3 भी नहीं है, वो 3 भी आपस में लड़ रहे हैं दोनों साइड पे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं कि कांग्रेस शिवसेना में दिक्कत हुई सीट शेयरिंग को लेके, कहीं एनसीपी ने कुछ बोला शरद पवार की, इधर महायुति में आप देखिए अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी में नहीं बन रही है। एकनाथ शिंदे जो हैं वो रेबेल कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, ये सब हो रहा है इंटरनली। तो कौन किसको हरा रहा है, कौन किसको हराना नहीं चाह रहा है, ये अभी क्लियर नहीं है महाराष्ट्र में। व्हाट इज क्लियर जो हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के बाकी सब अभी इस समय बहुत फ्लूइड स्थिति है। तो इस स्लाइड पे हम जो कह रहे हैं कि कांग्रेस एनसीपी का वोट शेयर इंटैक्ट रहता है विदर्भ में 14 और 19 में, डिस्पाइट दे बीइंग एट अ वेरी लो लेवल इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब लोकसभा इलेक्शन में। तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं सीटें इस बार, वो 11 की 21 हो जाती हैं। और इनफैक्ट अगर हम पीछे भी जाएं, मुझे लगता है कि हर रीजन में लगभग आपको दिखेगा कि वोट इस स्टेट में इंटैक्ट है। मैं अगर आपको बताऊं, जैसे अगर हम मराठवाड़ा की बात करें तो 14 में जो 39 लाते हैं वो 34.5 हो जाता है, वहां इंडिपेंडेंस बढ़ते हैं। ये मैं यूपीए का बता रहा हूँ। नॉर्थ महाराष्ट्र में यूपीए का 14 में रहता है 40%, वो 38 हो जाता है, लेकिन ज्यादा डेंट एनडीए को पड़ता है। थाने कोंकण में भी इनका वोट शेयर 3% गिरता है, लेकिन ज्यादा वोट शेयर गिरता है बीजेपी शिवसेना का। तो हर इलाके में अगर आप जाओगे आपको इंडिपेंडेंस का वोट, अदर्स का वोट बढ़ता हुआ दिखेगा 14 और 19 के बीच। कांग्रेस एनसीपी का या स्टैटिक है या कम गिरावट है, ज्यादा गिरावट एनडीए में। ये ट्रेंड है। अब हम आखिर में वेस्टर्न महाराष्ट्र जाते हैं जो शरद पवार जी का इलाका माना जाता है, और यहां आप देखिए एक्चुअली ये ओवर परफॉर्म करते हैं एनडीए के बनस्पत 19 में, जो 31 सीटें लाते हैं ये वर्सेस 22 सीटें एनडीए की, जबकि इनका वोट शेयर कम है। और 14 में 31 वर्सेस 23 रहता है क्योंकि वहां वोट स्प्लिट हो जाता है दोनों का जो कॉमन वोट। पर यहां भी आप देखिए, यहां पे एनडीए का वोट इंटैक्ट 14-19 के बीच में, लेकिन कांग्रेस एनसीपी का घटता है और इंडिपेंडेंस का बढ़ता है। और संभवतः ये वो इंडिपेंडेंस होंगे जो नाराज हो गए होंगे टिकट ना मिलने की वजह से, गठबंधन जो हुआ उसकी वजह से कांग्रेस एनसीपी का। तो वेरी इंटरेस्टिंग। ये है हर रीजन की तासीर। और इस बार क्या होने वाला है संकेत, सच में मैं नहीं कुछ कह सकता। कई लोग कह रहे हैं महाविकास आघाड़ी आगे है, कई लोग कह रहे हैं महायुति आगे है, और मीडिया में इतने जबरदस्त इकोसिस्टम्स बन गए हैं कि समझ में नहीं आता किसकी बात बिलीव की जाए। मैं आपको बस इतना बता दूं कि इंडिविजुअल जो कैंप्स हैं उनका क्या क्या एक्सपेक्टेशन है।
बीजेपी की ये एक्सपेक्टेशन है कि वो विदर्भ में अच्छा परफॉर्म करेगी क्योंकि वहां डायरेक्ट कांग्रेस बीजेपी फाइट है। बीजेपी ने और जगह जहां पर सीटें ली हैं वहां पर भी वो अकॉर्डिंगली और फोर्स मल्टीप्लायर की तरह उनके पास एक नाथ शिंदे और जो अगेंस्ट काम करेगा वो है पर्सनल एम्बिशंस, जो मुझको समझ में आया है। एक तो होता है स्कीम्स और एक होती है पर्सनल एम्बिशंस। बीजेपी के पास आज की डेट में मुख्यमंत्री पद के 3 दावेदार हैं, 3। मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में 3 दावेदार हैं। उस चीज को लेकर के वो लोग काफी क्लियर हैं, क्योंकि जब सत्ता बनी थी तो वो उद्धव ठाकरे के पास चली गई थी। तो जो सबसे क्रूशियल चीज है महाराष्ट्र में टू डिसाइड पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स, वो है ऊपर कौन बैठेगा, ये मैं आपको बता दूं। और Correct. ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अजीत पवार जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, वो कम से कम अपनी सीटें और अपने वर्चस्व वाले इलाके को निकाल ले जाएं निकाल ले। और एक नाथ शिंदे इस कोंकण बेल्ट में अच्छा परफॉर्म कर ले जाएं और जहां जहां बीजेपी काम कर रही है उसमें फोर्स मल्टीप्लायर की तरह दिखें, काम कर क्रॉस पर्पस पे काम ना करें। वहीं अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करें, और ये वो बात है जो पता लगी है इस वजह से मैं आपसे साझा कर रहा हूं, दे आर वर्किंग ऑन अ 50-50-50 फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला ये है कि भाई 3 पार्टियां हैं, तीनों का टारगेट है इंटरनल, और वो टारगेट है कि भाई 50-50 लाना है। 50-50-50 अगर हम तीनों ले आएंगे 150 हो जाएगा, हमारी सरकार बन जाएगी। इस बेसिक मिशन पर एक काम हो रहा है, इसके ऊपर जो आए वो बोनस, ये है उनकी गणित। अब कैसे आएगा, ऑब्वियसली कांग्रेस विल हैव टू फायर इन विदर्भ, शिवसेना यूबीटी विल हैव टू फायर इन कोंकण, मराठवाड़ा क्षेत्र में आपके शरद पवार और उनके परिवार को पूरा दमखम दिखाना पड़ेगा, और एक दूसरे के साथ बाकी जगहों पर भी साथ दिखना पड़ेगा। अपने डिफरेंसेस, कांग्रेस का एक है ना, हमने तो बड़ा दिल दिखाया, 103 ही सीटें ली 288 में से, चाहते तो हम और ले सकते थे, तो अपनी जान में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है। अब ये देखना है कि ये कॉम्प्रोमाइजेस काम आएंगे या नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मुझे ऐसे लगता है अभी यहां बहुत जरूरी हो जाता है डॉक्टर बत्रा, मेजर इश्यूज के बारे में बात करना। मुद्दे क्या क्या हैं आपके हिसाब से इस चुनाव में? हर इलाके का अपना मुद्दा है। मैंने कुछ आपको मुद्दे बता दिए जो अक्रॉस द स्टेट हैं, जैसे जो जी। कैश ट्रांसफर स्कीम है वो चल रही है एक नाथ शिंदे की, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, जो कहते हैं कि अगर हम बात करें डिस्ट्रेस, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ओवरऑल, पार्टियां टूटी हैं, एक पॉलिटिकल चर्न आया है, ये कॉमन मुद्दे हैं। मुझे लगता है झारखंड से मैं ये सीख कर आया हूं कि महंगाई बेरोजगारी पे चुनाव बनता या बिगड़ता नहीं है, अनलेस कोई कुछ नई बात ना करे। आप इस पर नहीं उम्मीद कर सकते कि महंगाई बेरोजगारी थी तो आपको वोट मिल जाएगा, क्योंकि वो वोटर पूछेगा जब आप थे आपने कुछ किया था, या आप कुछ आइडिया लाए हो, तो वो स्टैटिक है। बट लाड़की बहन स्टैटिक नहीं है, इट्स अ डिसरप्शन। तो उसका एज अगर झारखंड में जैसे मैंने आपको बताया तो यहां पर भी होगा, टू बी फेयर। अब दूसरी बात, हर रीजन के अपने डायनामिक्स। विदर्भ में रूरल डिस्ट्रेस है, वहां पर कपास और सोयाबीन का है। मराठवाड़ा में भी फार्मर डिस्ट्रेस है। मराठवाड़ा में मराठा रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा इशू है, जारंगे पाटिल की अगर हम बात करें तो। नॉर्थ महाराष्ट्र में प्याज के भाव एक इशू रहता है, रूरल डिस्ट्रेस एक इशू है, वहां ट्राइबल इलाके हैं तो ट्राइबल इश्यूज हैं। हम बात करें अगर कोंकण थाने की तो वहां, और मुंबई की, वहां पे मराठी प्राइड एक प्ले किया जा रहा है, गुजराती और मराठी इशू, धारावी का इशू है वहां। वहां पर जो छत्रपति शिवाजी का पूरा इशू उठा रहे हैं उद्धव ठाकरे। वेस्टर्न महाराष्ट्र में गद्दारी का इशू है, और ये इशू है कि वहां पे रिसोर्सेज कौन कंट्रोल करेगा। और सबसे बड़ी बात जो आखिरी 2 दिन में मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन और फाइनेंशियल मसल का इशू है, कि ये कौन लास्ट मिनट दे पाए। क्योंकि फिर मैं कहूंगा एक वेवलेस इलेक्शन, लोकल मैनेजमेंट बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बत्रा। एक यात्रा महाराष्ट्र की भी हो गई, जिसमें उम्मीद है दर्शकों को भी 4 नई बात समझ में आई होगी, जैसे कि मुझको आई। ये अब यात्रा देखते ये मैंने हैं। स्पेस से करी, झारखंड वाली यात्रा में सड़क पे करी, ये यात्रा मैंने भी स्पेस से ही करी है। बट जितना भी इसका वैल्यू एड इस एपिसोड का ये है, इज टू पुट टुगेदर थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। इतनी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है ना इस समय,
कि उसको हम कैसे स्ट्रीमलाइन करके आपके सामने एक प्रेजेंट करें एक स्ट्रक्चर में वो विद द जरूर है। राइट इलस्ट्रेशंस एंड द राइट मैप्स एंड द राइट सही बात। ग्राफिक्स। वो मुझे लगता है इस एपिसोड का वैल्यू एडिशन। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपका भी। फिर मिलेंगे किसी और पाठशाला के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।